अब मैं माननीय राष्ट्रपति जी से सादर अनुरोध करती हूँ कि वे संविधान सभा की चर्चाओं का डिजिटल संस्करण जारी करें। अब मैं माननीय राष्ट्रपति जी से अनुरोध करती हूँ कि वे भारत के मूल संविधान की सुलेखित प्रति का डिजिटल संस्करण जारी करें। अब माननीय राष्ट्रपति जी से आग्रह है कि वे भारत का अद्यतन संविधान जारी करें। साथ ही मैं माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करती हूँ कि वे संवैधानिक लोकतंत्र पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। अब मैं आपसे सादर अनुरोध करती हूं कि आप अपने ज्ञानवर्धक शब्दों से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी, राज्यसभा में सदन के नेता श्री पीयूष गोयल जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, सभी सांसदगण और प्यारे देशवासियों, संविधान दिवस के दिन आप सबके साथ यहाँ उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। हम सब जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मुझे विश्वास है कि आप सब भी इस अवसर पर हमारे महान लोकतंत्र के प्रति गौरव का अनुभव कर रहे होंगे। इसी सेंट्रल हॉल में 72 वर्ष पहले हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वाधीन भारत के उज्जवल भविष्य के दस्तावेज को, यानी हमारे संविधान को अंगीकार किया था तथा भारत की जनता के लिए आत्मार्पित किया था। हमारे देशवासियों ने जब अपनी नियति के निर्धारण का अधिकार हासिल किया, उस समय का भारत लंबे विदेशी शासन के दौरान किए गए शोषण से त्रस्त था। उस समय हमारे देश के करोड़ों लोग गरीबी और निरक्षरता का दंश भोग रहे थे। उस स्थिति को बदलने के लिए तथा राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों में उत्साह जागृत हो चुका था। हमारे कर्मठ देशवासियों को एक संवैधानिक संरचना की आवश्यकता थी
लगभग 7 दशक की अल्प अवधि में ही भारत के लोगों ने लोकतांत्रिक विकास की एक ऐसी अद्भुत गाथा लिख दी जिसने समूची दुनिया को विस्मित कर दिया। मैं ये मानता हूं कि भारत की यह विकास यात्रा हमारे संविधान के बल पर ही आगे बढ़ती जा रही है। देवी और सज्जनों, हमारे संविधान में वे सभी उदात्त आदर्श समाहित हैं जिनके लिए विश्व के लोग भारत की ओर सम्मान और आशा भरी दृष्टि से देखते हैं। हम भारत के लोग, इन शब्दों से आरंभ होने वाले हमारे संविधान से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत का संविधान लोगों की आकांक्षाओं की सामूहिक अभिव्यक्ति है। संविधान सभा के सदस्यों ने जनप्रतिनिधि की हैसियत से संविधान के प्रत्येक प्रावधान पर चर्चा और बहस की। वे साधारण लोग नहीं थे। उनमें से अनेक सदस्य कानून के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके थे। अनेक सदस्य अपने अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित विद्वान थे और कुछ तो दार्शनिक भी थे। लेकिन संविधान के निर्माण में वे सभी संविधान सभा के लिए निर्वाचित जनप्रतिनिधि के रूप में ही भाग ले रहे थे। उनके शब्दों के पीछे उनके सत्कार्यों और नैतिकता का आभा मंडल था। उनके चरित्र की महानता का परिचय हमारे स्वाधीनता संग्राम में उनकी भागीदारी के दौरान लोगों को मिल चुका था। संविधान निर्माण के लगभग 3 वर्षों में उन महान विभूतियों ने भारत की सामूहिक परिकल्पना को बड़े मनोयोग से स्वरूप प्रदान किया। मुझे प्रसन्नता है कि आज संविधान सभा की चर्चाओं तथा संविधान के कैलीग्राफ्ट वर्जन और अपडेटेड वर्जन के डिजिटल संस्करण जारी कर दिए गए हैं। इस प्रकार टेक्नोलॉजी की सहायता से ये सभी अमूल्य दस्तावेज सबके लिए सुलभ हो गए। देवी और सज्जनों, संविधान सभा की चर्चाओं में राष्ट्र निर्माण के लिए मानवीय चिंतन और चेतना की पराकाष्ठा के दर्शन होते हैं। उन चर्चाओं के डिजिटल वर्जन से केवल देशवासियों को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को, विशेषकर युवा पीढ़ी को हमारे देश की महानता और क्षमता की जानकारी मिलेगी और भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। संविधान के कैलीग्राफ्ट वर्जन से लोगों को हमारी कला, संस्कृति और परंपरागत कथाओं के महान आदर्शों की झलक कलात्मकता के सर्वश्रेष्ठ रूप में देखने को मिलेगी। शासन व्यवस्था के आधारभूत ग्रंथ की इतनी कलात्मक प्रस्तुति का उदाहरण अन्यत्र शायद ही देखने को मिले। संविधान के अपडेटेड वर्जन से नागरिकों, विशेषकर विद्यार्थियों को हमारी संवैधानिक प्रगति की अब तक की यात्रा की जानकारी प्राप्त होगी। संवैधानिक लोकतंत्र के विषय पर ऑनलाइन क्विज कराने की पहल अत्यंत सराहनीय है। यह रोचक माध्यम हमारे नागरिकों, विशेषकर युवा पीढ़ी में संवैधानिक मूल्यों के संवर्धन में बहुत प्रभावी सिद्ध होगा। माननीय सांसदगण, हमारे संविधान निर्माताओं ने देशवासियों में साक्षरता की कमी तथा अनेक अन्य आशंकाओं के बावजूद साधारण के विवेक में अटूट आस्था दिखाते हुए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार सभी नागरिकों को दिया। इसके पहले किसी भी लोकतंत्र में आरंभ से ही यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार प्रदान नहीं किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 16 जून 1949 को जब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो वह प्रस्ताव बिना किसी खास प्रतिरोध के सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस संदर्भ में विशेष रूप से यह तथ्य उल्लेखनीय है कि इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में महिलाओं को लंबे संघर्ष के बाद मताधिकार प्राप्त हो सका था, परंतु हमारे देश में न केवल महिलाओं को आरंभ से ही मताधिकार प्रदान किया गया बल्कि कई महिलाएं संविधान सभा की सदस्य भी थीं और उन्होंने संविधान के निर्माण में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया था। हम भारत के लोग ये गर्व से कह सकते हैं कि हमारे संविधान के निर्माण में फाउंडिंग फादर्स के साथ साथ
फाउंडिंग मदर्स ने भी अपना योगदान दिया है। पश्चिम के कुछ विद्वान ये कहते थे कि भारत में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था विफल हो जाएगी, परंतु यह प्रयोग न केवल सफल रहा अपितु समय के साथ और मजबूत हुआ है। यहाँ तक कि अन्य लोकतंत्रों ने भी इससे बहुत कुछ सीखा है। हमारी आज़ादी के समय राष्ट्र के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को ये ध्यान में रखा जाए तो भारतीय लोकतंत्र को निस्संदेह मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जा सकता है। इस उपलब्धि के लिए हम संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता और जनगण मन की बुद्धिमत्ता को नमन करते हैं। माननीय सांसदगण, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में संविधान पर हस्ताक्षर करने से कुछ ही क्षण पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक वक्तव्य दिया था। उनके कुछ शब्दों को मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, कोट, एक विधि निर्माता न केवल बुद्धिमान होना चाहिए बल्कि उसमें हर मामले में संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की योग्यता भी होनी चाहिए ताकि वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके और सबसे बढ़कर जीवन के मूलभूत आदर्शों के प्रति सच्चा बन सके। यदि एक शब्द में कहें तो उसे चरित्रवान होना चाहिए। अनकोट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार जनप्रतिनिधियों की योग्यता का कोई मानदंड नहीं हो सकता। फिर भी सांसदों से उनकी अपेक्षा और उनके वक्तव्य में स्पष्ट है, वो चाहते थे कि संसद सदस्यों में उच्च स्तर की नैतिकता होनी चाहिए, क्योंकि उनकी दोहरी जिम्मेदारी होती है, पहली अपने स्वयं के आचरण की और दूसरी जनप्रतिनिधि के रूप में किए गए कार्यों की। माननीय सांसदगण, हमारी यह संसद भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का सर्वोच्च शिखर है। संसद की गरिमा की रक्षा में संसद के सभी सदस्य शामिल हैं, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या प्रतिपक्ष के। सभी सांसद यहाँ कानून बनाने के साथ साथ जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्र होते हैं। वस्तुतः ग्राम सभा, विधानसभा और संसद के निर्वाचित प्रतिनिधियों की केवल एक ही प्राथमिकता होनी चाहिए। वह प्राथमिकता है अपने क्षेत्र के सभी लोगों के कल्याण के लिए और उससे भी बढ़कर राष्ट्रहित में कार्य करना। विचारधारा में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कोई भी मतभेद इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि वह जन सेवा के वास्तविक उद्देश्य में बाधा बने। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों में प्रतिस्पर्धा होना स्वाभाविक है, लेकिन यह प्रतिस्पर्धा बेहतर प्रतिनिधि बनने और जन कल्याण के लिए बेहतर काम करने की होनी चाहिए, तभी इसे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा माना जाएगा। संसद में प्रतिस्पर्धा को प्रतिद्वंद्विता नहीं समझा जाना चाहिए। हम सब लोग ये मानते हैं कि हमारी संसद लोकतंत्र का मंदिर है, अतः हर सांसद की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वे लोकतंत्र के इस मंदिर में श्रद्धा की उसी भावना के साथ आचरण करें जिसके साथ वे अपने पूजा गृहों और इबादत गाहों में भी करते हैं। प्रतिपक्ष वास्तव में लोकतंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। सच तो यह है कि प्रभावी प्रतिपक्ष के बिना लोकतंत्र निष्प्रभावी हो जाता है। सरकार और प्रतिपक्ष अपने मतभेदों के बावजूद नागरिकों के सर्वोत्तम हितों के लिए मिलकर काम करते रहें, यही अपेक्षा की जाती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी ही परिकल्पना की थी और राष्ट्र निर्माण के लिए यही आवश्यक भी है। यदि आप सभी सांसदगण अपने उत्तरदायित्व को स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों के विस्तार के रूप में देखें तो आपको संविधान निर्माताओं की विरासत को और मजबूत बनाने की जिम्मेदारी का एहसास होगा। यदि आप ये एहसास करेंगे कि आप आज उन स्थानों पर बैठे हैं जहां कभी हमारे संविधान निर्मातागण बैठते थे, तो स्वतः ही आप सबको इतिहास बोध और कर्तव्य बोध का गहरा अनुभव होगा। माननीय सांसदगण, हमारे देशवासियों के कर्तव्य बोध के उल्लेखनीय उदाहरण कोविड-19 की महामारी के दौरान दिखाई दिए। हमारी विशाल जनसंख्या और इसके घनत्व को देखते हुए इस महामारी की असाधारण चुनौती का सामना करना हमारे लिए और भी कठिन था। फिर भी देशवासियों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और प्रशासन ने भी
अधिक से अधिक लोगों की जान बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। महामारी के शुरुआती महीनों का दौर गुजरे अब काफ़ी समय हो गया है, लेकिन वे दृश्य हमारे मनो मस्तिष्क में लंबे समय तक अंकित रहेंगे कि कैसे सभी देशवासियों ने एक दूसरे की मदद करने के भरपूर प्रयास किए और किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों के कोरोना योद्धाओं ने भाईचारे के अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किए। हमने न केवल अपने लिए वैक्सीन विकसित की, बल्कि विश्व के अन्य देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया। यह प्रयास मानवता के इतिहास में अपनी तरह का सबसे बड़ा अभियान माना जाएगा। माननीय सांसदगण, हमने हाल ही में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का वर्ष पर्यंत समारोह मनाया। अब हम स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में देश भर के लोग बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहे हैं। उनके उत्साह से यह प्रकट होता है कि उनके हृदय में उन ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति गहरा सम्मान है, जिनके त्याग और बलिदान के फलस्वरूप हमारे लिए आज़ादी की खुली हवा में सांस लेना संभव हो सका है। इस तरह के ऐतिहासिक महत्व के अवसर हमें उन जीवन मूल्यों की भी याद दिलाते हैं जिनके लिए हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने संघर्ष किया और जो संविधान की उद्देशिका में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के रूप में उल्लिखित है। आइए संविधान दिवस के अवसर पर हम अपने दैनिक जीवन में उन महान राष्ट्रीय आदर्शों पर चलने के लिए स्वयं को पुनः समर्पित करें। इन आदर्शों का पालन करने से विश्व मंच पर हमारी उपस्थिति और मजबूत होगी तथा किसी भी चुनौती का सामना हम प्रभावी ढंग से कर सकेंगे। माननीय सांसदगण, हमारे संविधान के प्रिएम्बल अर्थात उद्देशिका को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। आज के इस कार्यक्रम के अंत में सभी देशवासियों द्वारा संविधान की उद्देशिका का सामूहिक पाठ आयोजन करने की पहल अत्यंत सराहनीय है। इससे हमारे सभी देशवासियों में संविधान के आदर्शों के प्रति गौरव का भाव और मजबूत होगा। कुछ ही देर में हम सब संविधान की उद्देशिका का अक्षरशः पाठ करेंगे। अंत में संविधान दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को पुनः हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। अब आपसे विनम्र निवेदन है कि आज के इस विशेष अवसर पर आप संविधान की उद्देशिका के वाचन में राष्ट्र का नेतृत्व करें। सभा से मेरा अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।